ठीक हो गया. So as I was saying, we have three options to restore class 2 carious lesion. We can make these three type of cavities, but the most common and the most reliable one is conventional class 2 cavity, in which occlusal extension is also created. यानी हम occlusal से शुरू करते हैं और होते 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 हम proximal side पे जाते हैं. Now the instruments or the armamentarium that is required in order to create a class 2 cavity. ये कौन सा बर होता है? 0.8 mm इसका डायमीटर है, 3 mm इसकी लेंथ है ये कार्बाइड बर. ये कौन सा बर होता है? ये 245 है जी, ये 245 कार्बाइड बर है. हम ये वाला बर भी यूज कर सकते हैं. नाउ अनदर कार्बाइड बर, इसका भी डायमीटर 0.8 mm ही होता है, लेकिन इसकी लेंथ इस वाले से हाफ होती है. इट इज 1.5 mm. तो खिजर ये वाला कौन सा बर होता है? इसको क्या कहते हैं? जी, इस बर का क्या नाम होता है? दिस इज 330 कार्बाइड बर. Another bar, this is also a carbide bar, but its main purpose is to create retention grooves. This is known as 169 L bar. Another bar, अब हम डायमंड बर्स में अगर शिफ्ट हो जाते हैं, so we have the option of round diamond bar. ठीक है, it is entirely a clinician's preference whether he wants to use a carbide bar or a diamond bar. But the advantage of carbide bar is that you can create a whole cavity, everything with only this bar. लेकिन राउंड bar से आप पूरी क्लास 2 कैविटी नहीं बना सकते. You need to shift from one bar to another. We can also use a straight fissure diamond bar, and in order to create retention grooves, we can also use inverted cone bar. ठीक है. अच्छा, इनिशियली जब हमने अपनी क्लास 2 कैविटी शुरू करनी है, तो हम ओक्लूजल से जब हम शुरू करेंगे, तो इनिशियल जो हमने आउटलाइन फॉर्म के लिए डेप्थ देनी है, इट शुड बी 1.5 mm. And how do we achieve 1.5 mm? We have two options. We can either use a 245 carbide bar, उसकी हम हाफ लेंथ तक ले जाएं, और we can use a 330 carbide bar, जिसको हम पूरी लेंथ तक ले जाएं. ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी किस्म की? नो सर. And one more important point is that the burr should be kept perpendicular to the occlusal table, yeah, parallel to the long axis of the tooth. Now if we visualize a class 2 cavity for amalgam occlusally, so we can see here, this is the occlusal portion, this is the proximal box. We can also give retention grooves here, कि जो मैंने आपको dotted lines के साथ शो किया हुआ है. ये जो एक पोर्शन है, इसको हम कहते हैं पल्पल फ्लोर. इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इस वाले फ्लोर को? ये जो प्रॉक्सिमल बॉक्स में है, जिंजिबल फ्लोर कहते हैं इसे. और इस वाले वॉल को क्या कहते हैं हम? एक्सियल वॉल. इसका मैं आपको साइड व्यू भी दिखाऊंगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, एंड आई ऑल्सो शो यू द वीडियो, जिसमें आप लोगों की क्लियर हो जाएगा. ये देखें, अब साइड व्यू में आप देखें, दिस इज द पल्पल फ्लोर, दिस इज द एक्सियल वॉल, एंड दिस इज द जिंजिबल फ्लोर. ठीक है, ये हमारी फेशियल एस्पेक्ट है. लेट्स सपोज ये हमारा फेशियल साइड है और ये हमारी लिंगुअल साइड. अच्छा, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, दैट हाउ मेनी लाइन एंगल्स एंड पॉइंट एंगल्स आर प्रेजेंट इन क्लास 2 कैविटी. सो प्लीज रिमेंबर दिस, देयर आर 11 लाइन एंगल्स एंड 6 पॉइंट एंगल्स. ठीक है, और ये सारे पॉइंट एंगल्स और लाइन एंगल्स मेंशन किए हुए हैं, और ये आप लोगों ने याद करना है. दिस शुड बी memorized. Clearance. Whenever we want to create a class 2 cavity, we need to provide clearance. At least 1.5 mm की हमने clearance देनी है, क्योंकि जब हम 1.5 mm का डिस्टेंस होगा इन दोनों के दरमियान, तब ही हमारा
इजीली रेस्टोरेटिव मटेरियल भी वहाँ आ पाएगा, मैट्रिक्स प्लेसमेंट भी इजी होगी, और 1.5 की क्लियरेंस देने से फ़ायदा ये होगा कि हमें एक एडिक्वेट बल्क ऑफ रेस्टोरेशन मिल जाएगी, which should be at least 1.5 mm. Remember this, that in those areas where the amalgam restoration is less than 1.5 mm, यानी उसका bulk less than 1.5 mm हो जाए तो वो easily fracture हो जाती है. So it should be at least 1.5 mm. Okay, so in this picture what I am trying to show you is that in the proximal box, in the facial as well as in the lingual aspect, we can create retention grooves. इस तरह के retention grooves create कर देते हैं with the help of 169 L carbide पर, ठीक है, और ये एटलीस्ट 0.5 mm के होने चाहिए. ओके, सो बाय लुकिंग एट दीज 3 पिक्चर्स, आपके ख्याल में इन तीनों में से सबसे सही कॉन्टैक्ट किस पिक्चर में है? ए, बी या सी, इन तीनों में से? ए वेरी नाइस. ए में हमारा कॉन्टैक्ट बिल्कुल ठीक है. बी में क्या प्रॉब्लम है? अगर कॉन्टैक्ट बी में शार्प कॉन्टैक्ट पॉइंट बना हुआ है. शार्प कॉन्टैक्ट पॉइंट बना हुआ है, वेरी नाइस. प्लस अगर आप देखें तो मार्जिनल रिज एरिया जो है ओवर फिलिंग. वो रेज हुआ हुआ है थोड़ा सा, तो वो फ्रैक्चर हो सकता है. अच्छा, सी में क्या प्रॉब्लम है? मार्जिनल से रेज्ड है. ठीक है, मार्जिनल रिज एरिया से रेज है. और कॉन्टैक्ट में क्या प्रॉब्लम है आपको लग रहा है? कॉन्टैक्ट स्ट्रेट है, वो कर्व नहीं है कॉन्टैक्ट. बिल्कुल, कॉन्टैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट है. एंड अनदर पॉइंट इज कि कॉन्टैक्ट जो है इट इज हायर, मतलब ऊपर लोकेट हुआ है. इनफैक्ट कि यहाँ पे लोकेट होता है. अगर आप इन पिक्चर्स में देखें, द कॉन्टैक्ट पॉइंट शुड बी मिडवे बिटवीन टू टीथ, यानी दोनों टीथ के प्रॉक्सिमल सर्फेसिस के बीच में होना चाहिए कॉन्टैक्ट पॉइंट, ना उसके ऊपर होना चाहिए ना नीचे. Okay, so you might have heard of this term reverse S curve, और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती. तो ये अब आप मुझे बताएं, अगर आप लोगों को पता है, डू यू अंडरस्टैंड रिवर्स एस कर्व एंड व्हाई डू वी गिव दिस कर्व? हम क्यों देते हैं? नहीं सर, विजुलाइज करने में मुश्किल होती है कि रिवर्स एस कर्व बनती किस तरह है और क्या चीज. जी. Okay, so in order I would explain this in easy words. Reverse S curve, bear in mind, it is more important in maxillary molars. Maxillary molars में reverse S curve is more important. क्यों? क्योंकि होता ये है कि मैक्सिलरी मोलर्स में जो हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, सपोज दिस इज द मैक्सिलरी सेकेंडरी मोलर एंड दिस इज द मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर. मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में और मैक्सिलरी सेकेंडरी मोलर में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बनता है, इट इज बकली प्लेस्ड या फेशियली प्लेस्ड, ठीक है. अब हमें इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गो टिल देयर, ठीक है. हमने यहाँ तक जाना होगा बकल, अगर हमने कॉन्टैक्ट पॉइंट ब्रेक करना है, और अगर हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट ब्रेक करना है तो हमने यहाँ जाना होगा, ठीक है. अब होता ये है कि अगर मैं कॉन्टैक्ट पॉइंट ब्रेक कर दूँ, सो इससे क्या नुकसान होगा? आप देख सकते हैं कि जो मीजियो बकल कस्प है वो इतनी सी रह गई है, ठीक है. ये जो मैंने रेड ब्लू पोर्शन मार्क किया हुआ है, दिस डिनोट्स मीजियो बकल कस्प. मीजियो बकल कस्प बहुत छोटी रह गई है, मीजियो पैलेटल कस्प हमारे पास एडिक्वेट है. तो इससे होगा ये कि देयर इज अ चांस दैट दिस कस्प माइट फ्रैक्चर, ठीक है. जब ये तो इसका नुकसान ये है. तो हम क्या कर सकते हैं कि इस कस्प की जो इंटेग्रिटी है या स्ट्रेंथ को है उसको प्रिजर्व करके रखें. उसके लिए हम रिवर्स एस कर्व बनाएंगे. किस तरह बनाएंगे कि हम बजाय सीधा जाने के हम एक कर्व देंगे. यहाँ से हमने कर्व दिया 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 और फिर हमने कॉन्टैक्ट पॉइंट ब्रेक किया. तो आप देख सकते हैं ये एक एस शेप बन रही है. कैन यू अप्रिशिएट दिस? ये एक एस शेप बन रही है. जी, समझ आया आप Yes, लोगों को? अब इससे, अब इफ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पिक्चर्स, इसमें मीजियो बकल कस्प बड़ी है, इसमें मीजियो बकल कस्प छोटी है. यानी इसमें हमने मीजियो बकल कस्प की थिकनेस और स्ट्रेंथ प्रिजर्व कर ली है सेकंड पिक्चर में, और इसमें नहीं की. तो इसलिए हमने इसमें क्या किया कि हमने
रिवर्स एस कर्व बना के अपनी मीजियोबकल कस्प की स्ट्रेंथ या इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करनी है. इन इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वी क्रिएटेड अ कर्व. इससे क्या हुआ कि हमें एडिक्वेट थिकनेस और एडिक्वेट बल्क मिल गया मीजियोबकल कस्प का. ठीक है, और इससे अब हमारा फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए. So the main purpose is of the reverse S curve is to preserve the mesiobuccal cusp strength as well as to create a cavo surface angle of 90 degree. ठीक है, केवो सर्फेस एंगल 90 डिग्री का भी अचीव हो जाता है. वो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह अचीव होता है. But remember this thing that the reverse S curve is more important in maxillary molars, but it can also be given in mandibular molars, which I'll show you in the upcoming slides. So everything clear so far? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. नहीं सर. Okay, so as you know that in order to restore a class 2 amalgam, we need matrix band and retainer. So conventionally we use Toffel-Mayer retainer and these matrix bands और एज वेल एज वेज. तो ये हमें इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होते हैं रिस्टोर करने के लिए. ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज अ मैट्रिक्स बैंड यू हैव टू बर्निश द मैट्रिक्स बैंड. इस मैट्रिक्स बैंड को हमने बर्निश करना है टू क्रिएट अ नेचुरल कॉन्टूर. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द वेज प्लेसमेंट. अब जो वेजेस है ना वो मोस्टली दो शेप्स में आती हैं, या तो वो ट्राइंगुलर हो सकती हैं या वो राउंड हो सकती हैं. लेकिन एनाटॉमिकली जिनको हम एनाटॉमिक वेज भी कहते हैं भी, वो हम ट्राइंगुलर वेज कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ट्राइंगुलर वेज से जो हमें एम्ब्रेजर एरिया क्रिएट होता है वो बिल्कुल नेचुरल की तरह होता है, क्योंकि नेचुरली द एम्ब्रेजर एरिया इज ट्राइंगुलर नॉट राउंड. ठीक है, सो अगर आप इसमें देखें, मैट्रिक्स बैंड हैज बीन प्लेस्ड ऑन द प्रॉक्सिमल साइड. दिस ग्रे लाइन डिनोट्स द मैट्रिक्स बैंड. ठीक है, फॉलोड बाय द प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइंगुलर वेज. इसमें प्रॉपर किस्म की हमें सील मिल गई है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप इसमें देखें तो वी हैव प्लेस्ड अ राउंड वेज. राउंड वेज प्लेस करने से नुकसान ये होगा कि हमें उस तरह का एनाटॉमिकल ट्राइंगुलर शेप एम्ब्रेजर एरिया नहीं मिलेगा. अगर हम यहाँ आ जाएं तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि हमने एक राउंड वेज प्लेस तो कर दी है, लेकिन क्या हुआ है कि हमारे जिंजिवल पोर्शन में, जिंजिवल फ्लोर एरिया में वो मैट्रिक्स बैंड डीफॉर्म कर गया. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेन एवर यू हैव प्लेस्ड अ मैट्रिक्स बैंड फॉलोड बाय द प्लेसमेंट ऑफ द वेज, तो आपने उसको चेक ज़रूर करना है विद अ इंस्ट्रूमेंट, विद अ थिन इंस्ट्रूमेंट, आइदर विद अ प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट और एक्सप्लोरर, कि वो डीफॉर्म तो नहीं हुआ कहीं. ठीक है, और ये भी ठीक प्लेसमेंट है इसकी. सो ए एंड डी, इनमें हमारे मैट्रिक्स बैंड और वेज की बिल्कुल सही प्लेसमेंट हुई है. ए और डी में फ़र्क ये है कि जो डी है ना, इट इज़ क्वाइट डीप. ठीक है, now let me show you a video of a class 2 cavity preparation. इसमें अब आप लोग देखिएगा, I'll tell you the important points in between. इसमें one thing to note down is that कि the clinician has already drawn an outline form with the help of a pencil. ठीक है, ताकि उसको पता हो कि वो कहाँ जा रहा है. Let's start it. उसने एक पंच कट दे दिया है proximal side. The burr is placed perpendicular to the occlusal table. As you can see, a 330 carbide burr is being used. So as I have told you before, a 330 carbide burr can be used to the full depth or to the full length. क्यों? क्योंकि उसकी डेप्थ होती ही या लेंथ होती ही 1.5 mm है, तो हम उसको पूरा लेके जा सकते हैं. इसमें हम 245 कार्बाइड बार यूज नहीं किया, हमने आउटलाइन में हमने 330 कार्बाइड बार यूज की. So he is just following the outline that he has drawn with the pencil. ठीक है, और इनिशियली उसने डेप्थ अचीव कर ली है 1.5 mm.
अब वो प्रॉक्सिमल साइड पे भी आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने देखें, प्रॉक्सिमल साइड पे उसने एक थिन इनेमल शेल जो है वो प्रिजर्व करके रखी हुई, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एडजेसेंट टूथ। इन सेकेंडरी ग्रूव्स में भी वो जा रहा है। One by one he's going into the secondary grooves as well. Another important point is which he has not mentioned is that you can also place a wedge to provide tooth separation, or you can also use a matrix band to protect the adjacent tooth. Now he has shifted to a 245 carbide burr. और 245 carbide burr को वो लेके गया, and he has created a slot, a proximal slot. But look at this part कि उसने एक थिन शेल ऑफ इनेमल को अभी भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है, उसको अभी तक उसने रिमूव नहीं किया। अच्छा, जो प्रॉक्सिमल बॉक्स होता है उसका फेशियल और लिंगुअल जो वॉल होता है, इट शुड कन्वर्ज। इट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द रिटेंशन फॉर्म। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, कन्वर्जेंट होता है। He is refining the proximal slot. He has not yet broken the contact. अब उसने हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, ठीक है। इसमें उसने ये हैचेट यूज किया है instead of using a burr to break the contact. The advantage of hand instrument is that it is under your control, ठीक है, और आप adjacent tooth को बर से टच कर सकते हैं। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उसने हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज किया, एंड यू कैन सी somehow he has broken the contact ब्रेक कर लिया इसने। लेकिन अभी भी थोड़ा सा कांटेक्ट है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे टच हो रहा है टूथ, इसको भी हमने ब्रेक करना है। तो ये हमने बर्ड से क्यों नहीं किया रिमूव, और पहले सिग्निफिकेंस क्या था इसको प्रिजर्व करने का? मैं आपको बताता हूँ। जो हमने इनेमल शेल को प्रिजर्व करके रखा है वो इसलिए करके रखा है कि जब हम बर से अपनी मूवमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है अगर हम इनेमल शेल को रिमूव कर देते तो हमारा बर जो है वो एडजेसेंट टूथ को टच कर देता, ठीक है। तो इसलिए हम एक थिन इनेमल शेल को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हमें पता हो कि यार हमने इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। और एक इनेमल शेल जो है इट एक्ट्स एज अ वॉल, हमें वो एक वॉल एक्ट करेगा कि हम जो कि प्रिवेंट करेगा फ्रॉम द बर फ्रॉम टचिंग द एडजेसेंट टूथ। प्लस व्हाई आर वी यूजिंग द हैंड इंस्ट्रूमेंट, इसमें हैंड इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब होता ये है, अमूमन ये देखा गया है कि वेन एवर वी यूज़ अ कार्बाइड बर और अ डायमंड बर इन अ हैंड पीस, तो होता ये है कि अक्सर जो बर है वो टच हो जाता है साथ वाले टूथ, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं ताकि हम एक क्लियरेंस तो पहले प्रोवाइड कर दें, उसके बाद हम बर पे शिफ्ट हो। क्योंकि अगर हमने क्लियरेंस प्रोवाइड नहीं की और हम ब्लाइंडली बर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा किसी वक्त भी बर स्लिप होके एडजेसेंट टूथ को टच कर सकता है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ द हैंड इंस्ट्रूमेंट कि वो हमारे कंट्रोल में, और हम कंट्रोल्ड फोर्स दे रहे हैं उसमें। थैंक यू, थैंक यू।
इफ़ वी गो बाय द बुक, तो उन्होंने भी यही चीज़ मेंशन की हुई है कि इट इज़ बेटर टू यूज़ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स एट दिस स्टेज, ठीक है। अच्छा, समहाउ एक हमें क्लियरेंस मिल गई है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी भी थोड़ा सा लिंगुअल साइड पे हमें क्लियरेंस इतनी नहीं मिली। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी प्रॉक्सिमल बॉक्स को एक्सटेंड कर रहे हैं लिंगुअली, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्लियरेंस नहीं है हमारे पास, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हमने लिंगुअली एक्सटेंड किया। The steps that he has performed with the hand instrument can also be performed with a burr, but one has to be very careful. बहुत आराम आराम से मूव करना है आपने। और ये देखें, अभी भी कांटेक्ट पूरा ब्रेक नहीं हुआ, ये the tooth is in contact with the adjacent tooth, this molar. अब हमने दोबारा hatchet यूज किया to chip away this remaining shell of enamel. ठीक है, मजीद रिफाइनमेंट कर रहे हैं हम अपने जिंजिवल फ्लोर की, उसको स्मूथ कर रहे हैं। और ये जो एक्सियल वॉल और पल्पल फ्लोर के दरमियान ये जो जंक्शन बनता है, दिस इज द पल्पल फ्लोर, और ये जो नीचे जा रहा है दिस इज द एक्सियल वॉल। इसके दरमियान ये जो शार्प एज है इसको भी हमने स्मूथ करना है, राउंड करना है हमने इसको। ओके, सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंट RGS। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो कि हमें थिकनेस बताता है या डायमेंशंस बताता है कैविटी। आप पेरियो प्रोब भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने लिंगुअल को और एक्सटेंड करना है, क्योंकि अभी भी कंप्लीटली कांटेक्ट ब्रेक नहीं हुआ। कांटेक्ट हमने कंप्लीटली ब्रेक करना है, किसी भी किस्म का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए दोनों दांतों के दरमियान। अगर कांटेक्ट होगा तो हमारी मैट्रिक्स प्लेसमेंट और रेस्टोरेशन में फॉल्ट आ जाएगा। अब हमारे पास स्पेस आ गई, यानी कांटेक्ट ब्रेक हो गया, और ये स्पेस होनी चाहिए 1.5 mm तक। दिस स्पेस इज नोन एज क्लियरेंस। ठीक है, नाउ वी कैन सेफली यूज अ बर। अब हमें क्लियरेंस मिल गई है, अब हम आराम से रिफाइन कर सकते हैं अपने जो एरियाज हैं शार्प एजेस, उसको हम इजीली स्मूथ कर सकते हैं। ये हमें क्लियरेंस मिल गई है।
Now if you see the occlusal aspect of this tooth, तो वहाँ भी कुछ शार्प एरियाज हैं जिनको हमने स्मूथ करना है, और उसके लिए भी वंस अगेन इट्स अ क्लिनिशियंस चॉइस कि हम कौन सा बर यूज़ करें. वी कैन यूज़ अ 330 कार्बाइड बर, we can also use a straight Fisher burr, straight Fisher diamond burr for the smoothing of the sharp line angles as well as the point angles, उसको smooth करने के लिए. ठीक है, तो अब हम we will change the burr. इसमें he is using a 330 carbide burr. अब आप देखें एक लाइन ड्रॉ की हमने ग्रीन कलर की और एक ये ड्रॉ की. ये 90 डिग्री है, दैट्स गुड, 90 डिग्री ही होना चाहिए. और ये दोनों भी 90 डिग्री होने चाहिए एंगल्स. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने देखनी है, विच विल बी ड्रॉन. ये जो हमारे ट्रायंगुलर एरियाज है ना, ये वाले, ये जो ब्लू, ये हमारा ना वीकेंड इनेमल है. ठीक है, और इस अनसपोर्टेड या वीकेंड इनेमल को रिमूव करने के लिए हम रिवर्स एस कर्व बनाएंगे इसमें. ऑल्दो दिस इज दी मैंडिबुलर मोलर, लेकिन अब हम इसमें रिवर्स एस कर्व बना सकते हैं. मैंने आपको बताया मैंडिबुलर मोलर्स में भी बना सकते हैं. क्योंकि अगर हम इन ट्राइंगल्स को रिमूव नहीं करेंगे, ये देखेंगे जो जिस तरह ब्लैक में और मजीद ट्राइंगल्स हैं ये वाले, तो होगा ये कि विद पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द occlusal forces would act on a tooth, it would fracture these areas. ठीक है, तो हमने किसी भी किस्म की शार्प एजेस या ट्राइंगल्स ऑफ डेंटिन को नहीं रखना, हमने उसको रिमूव करना. एंड इन ऑर्डर टू रिमूव दैट इन दिस एरिया वी हैव टू क्रिएट एन एस कर्व. एक एस कर्व हल्का सा कर्व होता है, ठीक है, रफली एस शेप बन रही होती है. ठीक है, with the help of 330 burr he is making an S curve. वो triangles of dentine को remove कर, as well as those sharp areas at line angles and point angles. Basically he is refining the cavity now. अपनी cavity को refine कर. Now as you know the features of the resistance form, क्या क्या features होते हैं resistance form के? बॉक्स शेप कैविटी. Very nice. What else? फिर इसके बाद फिर कंजर्विंग दी वॉल्स. ठीक है, और उसके बाद सर फ्लैट पर्पल फ्लोर. ठीक है, very इसके nice. अलावा सर हम लोग ये आहिस्ता आहिस्ता ये हम लोगों ने कन्वर्ट वो एंगल्स को जो है ना प्रिजर्व करना होता है. ठीक है, rounded line angles and point angles. ठीक है, हाँ और जी, राउंडेड आप मार्क कर रहे हैं. at an adequate thickness of the restorative material, which should be at least 1.5 to 2 mm. अब शुड बी यस सर. अच्छा, एक इंस्ट्रूमेंट मैंने आप लोगों को बताया था इंस्ट्रूमेंट्स वाले लेक्चर में कि जिंजिवल फ्लोर को रिफाइन करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको उसका नाम क्या होता है? ये खुद बता दिए इसने, जीएमटी. क्या बनता है जीएमटी से? कैन यू रिकॉल? जिंजिवल मार्जिन ट्रिमर. ठीक है,
तो प्लीज़ उस लेक्चर को दोबारा आप लोग देख लेगा। जिंजिवल मार्जिन ट्रिमर हम यूज़ करते हैं टू रिफाइन द जिंजिवल वॉल, ठीक है। और आप देख सकते हैं पल्पल और एक्सियल वॉल के दरमियान एक्सियो पल्पल लाइन एंगल्स को भी हम एक बेवल दे रहे हैं या उसको स्मूथ कर रहे हैं, उसकी शार्प एजेस को भी स्मूथ कर रहे हैं, और हम अपनी जिंजिवल फ्लोर को भी स्मूथ कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा क्लास 2 कैविटी बहुत अच्छी सी क्लास 2 कैविटी बन गई, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है रेस्टोरेशन। एमएलगेमेटर में हमने यूज़ किया मैट्रिक्स बैंड को प्लेस किया, टोफलमायर मैट्रिक्स को, उसको टाइट किया, फिर हमने वेज को प्लेस कर, कॉन्टैक्ट एरिया को तो हमने बर्निश किया, एक्सप्लोरर से हमने चेक किया कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं है कहीं पे, एंड वी स्टार्ट दी रेस्टोरेशन। प्रॉक्सिमल एरिया को हम पहले फिल करते हैं, उसके बाद हम रिमेनिंग एरिया पे जाते हैं। कार्विंग से पहले भी हम बर्निशिंग करते हैं टू क्रिएट अ स्मूथ सरफेस एंड टू ब्रिंग मर्करी ऑन दी सरफेस, एक शाइनी सरफेस आ जाती है हमारे पास। उसके बाद हम कार्विंग करते हैं, और अभी हमने आप देख सकते हैं मैट्रिक्स को रिमूव नहीं किया। क्लीवाइड डिस्क्वाइड कार्बन से हम मजीद कार्विंग कर सकते हैं टू क्रिएट ग्रूव्स, एंड फाइनली फिर बर्निशिंग दोबारा करते हैं टू गेट अ शाइनी सरफेस। और इससे हमने कॉन्टैक्ट एरिया बाद में चेक भी करना कि हमारा कॉन्टैक्ट बना है या नहीं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं क्लास 2 एमएलगम से रिलेटेड। Sir, thank you. अगर हमारी ओवरफिलिंग हो जाए किसी तरह, मतलब एरर आ जाए, हमने जब उसका मैट्रिक्स बैंड रिमूव किया तब हमें पता लगा है कि हमारी सही तरह वो कार्विंग नहीं हुई थी, तो हम एक्सेस जो उसकी हो वो हम बर से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेस आप किस एरिया में पूछ रहे हैं मुझसे? प्रॉक्सिमल पार्ट में पूछ रहे हैं या फिर आप ऑक्लूजल एरिया में पूछ रहे हैं? ओक्लूजल एरिया में, मतलब प्रॉक्सिमल ओक्लूजल जहाँ पे हमारा वो जिस तरह आपने पिछली तस्वीर भी दिखाई थी जी। जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस अमेलगम थी, तो अगर उस तरह का ओक्लूजल सरफेस पे हो तो फिर हम क्या करें? देखें, अगर तो ऑक्लूजल सरफेस पे एक्सेस हो गया है और वो एमएलगम सेट भी हो गया है कि अब मज़ीद बर्निशिंग उसकी नहीं हो सकती, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कार्बाइड बर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कार्बाइड बर से उस एरिया को थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत आराम आराम से रिमूव करना है, और पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि उस एरिया में बाइट बिल्कुल ना करें, ठीक है, सॉफ्ट डाइट पे रहे। और आफ्टर 24 आवर्स बाद अपने पेशेंट को रिकॉल करना है। और एमएलगम पॉलिशिंग के लिए मैंने आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स वाले चैप्टर में बताया था कि वी हैव स्पेशल बर्स, स्टोन बर्स होते हैं विच कम्स इन डिफरेंट कलर्स, ग्रीन, ब्राउन, ठीक है। वो वाले बर्स हम यूज़ करके ना मज़ीद रिफाइनमेंट कर सकते हैं अपनी रेस्टोरेशन की, और उससे ये होगा कि पॉलिशिंग भी हो जाएगी रेस्टोरेशन की और कोई एक्सेस एरियाज हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है।
लेकिन इन द बेस्ट मेथड इज टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम। वो किस तरह कि वंस यू हैव ओवरफिल्ड योर कैविटी, और अब जब आप बर्निशिंग कर रहे हैं, तो जब आप बर्निशिंग कर लें प्री काफ बर्निशिंग, तो इट इज़ बेटर टू रिमूव योर मैट्रिक्स बैंड। जब आप एक दफ़ा मैट्रिक्स बैंड को रिमूव कर देंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरी मार्जिनल रेंज की हाइट क्या होनी चाहिए और मेरे अक्लूजल टेबल की क्या हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो उस स्टेज पे यानी कार्विंग से पहले ही आपने ये चीज़ डिसाइड कर लेनी है कि कितनी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, सर अगर प्रॉक्सिमल एरिया में हमारे पास हो, वहाँ पे एक्सेस बन गया हो या प्रॉपर कर्वेचर का ना बना हो, अगर प्रॉक्सिमल एरिया में तो हमारा फिर क्या कर एक्सेस हो, अगर प्रॉक्सिमल एरिया में हमारा एक्सेस हो, वी कैन यूज एब्रेसिव स्ट्रिप्स। एब्रेसिव स्ट्रिप्स आती हैं जो कि हम प्रॉक्सिमल एरिया में प्लेस करके उसको रब करते हैं। ठीक है, और इसके बावजूद अगर हम कहें कि जी वी डिड नॉट गेट एन अ गुड रिक्वायर्ड कॉन्टूर, तो हम क्या करते हैं, हमें दोबारा रिपीट करनी पड़ती है रेस्टोरेशन। ठीक हो गया सर? ठीक है, ओके, थैंक यू।